हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। जैसा कि आपको पता है कि हम अपना यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस आरओ की तैयारी करा रहे थे, जिसमें हमने अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट की थी और लगभग आपकी इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो चुकी है। तो उसमें एक दो क्लास बची हैं जो आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाई जाएंगी। आज का जो सब्जेक्ट है हम शुरू करने वाले हैं, जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। इसमें आज पहली क्लास है जो इंट्रोडक्शन क्लास होगी। इसमें आपको चीज़ें बताई जाएंगी, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, इसमें किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो मैं इसके बारे में बात करूं कि इन्वायरमेंट आपका जो है, आप चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीपीसीएस दे रहे हो, चाहे यहाँ तक कि यूपीएससी, तो ये जो क्लास होगी वो आप तीनों के लिए जो है फ़ायदेमंद होने वाली है। और ये मान के चलिए कि हम इस तरीके से कवर करने वाले हैं कि आपका आरओ, पीसीएस और यूपीएससी तक के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें बताई जाएंगी, किस तरीके से चीज़ें करनी है। इसके साथ ही आपको जब पूर्वावलोकन करवाया जाएगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये चीज़ें कितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट थी। और उसके बाद यानी इन क्लासों को करने के बाद जो भी आपकी 10 क्लास 12 क्लास होंगी, उनको करने के बाद अगर आपको लगे कि आपका पूर्वावलोकन पूरा सॉल्व हो रहा है तो आप कहिएगा। तो ये मान के चलिए कि आपका 80 से 90% तो पूरा पूर्वावलोकन एक तरह से इसी से कवर हो जाएगा। 10% अगर बचता है तो वो हम करवाएंगे जब आपको, तो उसमें से चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। तो चलिए आज समझते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से जानेंगे। और आपको सिंपल एक परिचय दिया जाएगा, उसमें बेसिक आपको आज की क्लास में जो है उसके कीवर्ड्स बताए जाने वाले हैं। तो आप इस क्लास को देखिएगा। आज की क्लास में कीवर्ड्स बताने से फ़ायदा ये होगा कि आगे जब आपको चीज़ें बताई जाएंगी तो उसको आप आसानी से समझ पाएंगे और वो सारे कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आए, और फिर उसके साथ ही हम चीज़ें और भी आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और देखते हैं क्या है आज की क्लास में और आज हम क्या अपने लिए आपके लिए लेके आए हैं। तो वो सारी बातें मैं बताने वाला हूँ। तो आज जो हमारा इन्वायरमेंट शुरू होने वाला है उसमें हम काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो आपके हर एग्ज़ाम को, जो यूपीपीसीएस, आरओ और यूपीएससी को कवर करेगी। तो इसमें हम आज इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन करेंगे, आज परिचय से शुरू कर रहे हैं हम। ये यहाँ से बात हमारी शुरू होगी। तो इसके बाद हम कई चीज़ें जानेंगे, चाहे आपका बेसिक की बात हो, बेसिक की बात हो, चाहे आपके कोई सा, जैसे किस तरीके से इकोसिस्टम काम करता है, इकोसिस्टम में कैसे क्रियाएं होती हैं, इकोलॉजी क्या है। इसके बाद इकोलॉजिकल जो आपका पिरामिड होता है, तो पिरामिड समझेंगे। इसके बाद इंट्रैक्शन समझेंगे, यानी बायो जियो जो आपकी रिएक्शन होती हैं वो समझेंगे। उसके बाद हम कई चीज़ें और जानेंगे, जैसे अडेप्टेशन की प्रोसेस समझेंगे। तो अनुकूलन किस तरीके से अगर जीव जो हैं, जंतु करते हैं, वो करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। इसके बाद हम क्लाइमेट चेंज को पढ़ेंगे। तो काफ़ी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। आगे की क्लास जो 10-12 क्लास होंगी उनमें आप आसानी से ये चीज़ें समझ पाएंगे। क्लाइमेट चेंज, फिर हम पॉल्यूशन समझेंगे, पॉल्यूशन को देखेंगे। इसके बाद हम साइकिल्स पढ़ेंगे, कई सारी साइकिल आती हैं आपके एग्ज़ाम में, तो साइकिल्स को समझेंगे। इसके साथ ही कई चीज़ें और, जैसे आप जो है आपका फॉरेस्ट रिजर्व को समझेंगे। इसके साथ ही कंजर्वेशन की प्रोसेस को समझेंगे कि किस तरीके से जीवों का जो है कंजर्वेशन किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं। इसके साथ ही आपके जो इंस्टीट्यूट होते हैं इन्वायरमेंट को लेके, उनको हम समझेंगे, चाहे वो नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, सबको जानेंगे। तो काफ़ी चीज़ें आपके इस क्लास में होंगी। आप इस क्लास को बने रहिए इसके साथ, और 10-12 क्लास में हम काफ़ी चीज़ें आपकी करने वाले हैं। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं, आपका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और इसमें हम आज की बेसिक चीज़ें समझते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूँ कि आज हम इन्वायरमेंट आपका जो पढ़ा रहे हैं, यानी कि पर्यावरण हम शुरू करने वाले हैं। तो पर्यावरण में आज क्या क्या बेसिक्स आपको जानना चाहिए, उसके बाद हम कल से आपकी जो है आगे क्लास और बढ़ाई जाएगी, तो उसमें चीज़ें और हम बेहतर करेंगे। आज आप इंट्रोडक्शन समझिए, कीवर्ड समझिए। आज अगर क्लास जो आप समझते हैं तो इसके बाद जो क्लास होंगी वो और बेहतर आपके लिए हो सकती है। तो एक मैं आपको इसमें बता दूं कि प्रकृति जो हमारी होती है, हम जो एनवायरनमेंट को शुरू कर रहे हैं अब यहाँ से, तो आपकी प्रकृति को समझना आपको ज़रूरी है।
आपकी जो जो आपका नेचर है, जो आपकी प्रकृति है, तो उसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। वो किस तरीके से हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे लिए किस तरीके से चीज़ें करती है। तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो भी वस्तुएं हैं इस पृथ्वी पे, तो सभी वस्तुएं क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये बात आपको पहली बात ध्यान रखनी है कि सभी वस्तुएं सभी वस्तुओं से क्या है, जुड़ी हुई हैं। सभी वस्तुओं से क्या है, जुड़ी हुई हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पृथ्वी पर ये इसका नियम चलता है। तो इस तरीके से एक पहली बात होती है कि प्रकृति में सारी वस्तुएं जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सभी वस्तुओं से जुड़ी हुई हैं। यानी एक पर इफ़ेक्ट आता है, एक पर प्रभाव पड़ता है, तो दूसरी वस्तु यानी बाकी वस्तुओं पर भी उसके प्रभाव देखे जाते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, दोनों तरीके से देखे जाते हैं। तो वो बात आपको समझनी है कि दोनों तरीके से चीज़ें होती हैं। अगर मान लो इन्वायरमेंट में दिक्कत आ रही है तो उसका जीवों पर प्रभाव पड़ेगा। एक जीव ख़त्म हो रहा है तो बाकी जीवों पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अगर ये मान के चलिए कि जो आपके उत्पादक यानी उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो ख़त्म हो जाएं तो द्वितीयक उपभोक्ताओं को समस्या आती है। तो वो उपभोक्ता क्या हैं उनको भी हम समझेंगे। लेकिन ये मान के चलिए जैसे बकरी है तो वो एक प्राथमिक उपभोक्ता है, वो घास खाती है और घास खाने के बाद बकरी को शेर खा रहा है या मानव खा रहा है। तो अगर बकरी या ऐसे जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो नहीं रहेंगे तो बाकी जो आपके एक फूड चेन होती है तो वो ख़त्म हो सकती है। तो इस तरीके से इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए पेड़ नहीं रहेंगे तो वर्षा नहीं होगी, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट सबका होता है। तो एक दूसरे से वस्तुएं क्या हैं, जुड़ी होती हैं, पहली बात। और इसमें दूसरा जो प्रकृति का नियम होता है, तो कुछ नियम मतलब, तो ये पहला नियम है कि सभी वस्तुएं क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। प्रकृति का दूसरा नियम कहता है कि जो सारी वस्तुएं हैं आपकी, तो हर वस्तु को जो है कहीं ना कहीं जाना है, अपने एंड पॉइंट पे जाना है। तो ये आपको बात जाननी चाहिए कि जो सभी वस्तुएं होती हैं प्रकृति में, जो सभी नेचर में वस्तुएं होती हैं, तो सभी वस्तुओं को क्या है, सभी वस्तुओं को क्या है, सभी वस्तुओं को कहीं ना कहीं जाना है। ये दूसरा नियम है। नेचर का मतलब ही है कि एक चीज़ अगर बनी है, पैदा हुई है, तो वो कहीं ना कहीं अपने एंड पॉइंट पर जाएगी। तो हर वस्तु को कहीं ना कहीं जाना है, ये प्रकृति का नियम है। यानी कि अब कहीं ना कहीं का मतलब क्या हुआ कि विनाश की तरफ जाना है। कहाँ जाना है, विनाश की तरफ जाना है। अब चाहे वो विनाश की तरफ आप किसी का भी देख लीजिए, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा था कि ये दुनिया जो है क्षणभंगुरवाद का जो है उदाहरण है। यानी इस दुनिया में हर चीज़ जो भी है वो क्षणभंगुर है, यानी एक समय पे है और दूसरे समय पे वो नहीं रहेगी। तो ये चीज़ है कि विनाश की तरफ हर वस्तु को जाना है। ये दूसरा प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है कि कोई भी चाहे पेड़ पौधे जीव जंतु कुछ भी हो, वो एक समय के बाद ख़त्म होगी, विनाश होगा उसका, फिर कुछ नया बनेगा। तो हर उत्पाद दूसरे का जो है पहला यानी अभी वर्तमान का उत्पाद किसी पहले की वस्तु का जो है बाई प्रोडक्ट होता है। ये आप समझ के देखिए। तो ये दूसरा नियम कहता है कि कहीं ना कहीं वस्तुओं को जाना है। ये इसका प्रकृति का दूसरा नियम होता है। इसके अलावा प्रकृति कहती है कि मैं जो है कुछ भी फ्री में नहीं दूंगी। यानी कि कहती है प्रकृति कि प्रकृति में कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। तो फ्री नहीं मिलता, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तब प्रकृति आपको देगी। जिस तरीके से किसान जो है खेत में अपनी मेहनत करके चीज़ें करता है तब उसको जो है फसल प्राप्त होती है, तो वो फ्री में नहीं मिलता। उसको मेहनत करनी है, उसको बीज डालना है, जुताई करनी है, पानी देना है, उसकी सुरक्षा करनी है, सारी चीज़ें करने के बाद उसको कुछ ना कुछ मिलता है। तो प्रकृति कहती है कि मैं कुछ भी मुफ्त में नहीं देने वाली, फ्री में नहीं देने वाली। तो तीसरा नियम आपका प्रकृति का क्या कहता है कि प्रकृति में कुछ भी फ्री नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रकृति में कुछ भी क्या है, कुछ भी फ्री नहीं है, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। यानी कि फ्री में नहीं है, मुफ्त में नहीं है। यानी आपको कुछ ना कुछ उसको आपको देना पड़ेगा, तब आपको वो चीज़ें मिलेंगी। इसी तरीके से प्रकृति का चौथा नियम कहता है कि जो भी है, अगर आप दुनिया में समझ रहे हैं कि कुछ भी है, लेकिन नेचर सबसे ज़्यादा जानता है कि उसके लिए क्या चाहिए। तो नेचर नोज़ द बेस्ट।
ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सर्वोत्तम जो जानने वाला व्यक्ति है वो है आपकी कोई भी वस्तु है या कोई भी जो है चीज़ है, तो वो प्रकृति है। यानी प्रकृति सर्वोत्तम जानती है कि उसको क्या करना है, किस तरीके से चीज़ें करनी। जैसे अगर उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो वो कुछ ना कुछ तरीके से अपने आप को बैलेंस करती है। वो सबसे ज़्यादा अपने आप में जानती है कि मुझे क्या करना है। अगर कोई दिक्कत आती है तो क्लाइमेट चेंज हो, बाढ़ आ रही है या आपका जो है ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि प्रकृति जानती है कि अगर दिक्कत आ रही है तो मैं क्या करना है मुझे, तो वो सर्वोत्तम जानती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रकृति सर्वोत्तम जानती है। अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो आप समझिएगा कि नेचर नोज द बेस्ट। तो इस तरीके से ये आपका चौथा नियम होता है। तो कुछ प्रकृति के नियम हैं, तो वो अपने आप को बताता है कि प्रकृति किस तरीके से काम करती है, वो नियम सारे बताते हैं। तो प्रकृति के क्या हैं? ये सारे नियम हैं। प्रकृति के नियम है कि जिस तरीके से किस तरीके से प्रकृति काम करती है। तो वो कहती है कि सभी वस्तुओं से जुड़ी हुई है। हर वस्तु को कहीं ना कहीं जाना है, और कहाँ जाना है? तो विनाश की तरफ जाना है। फिर वो कहती है कि प्रकृति में कुछ भी फ्री नहीं है, आपके लिए कुछ उसको एफर्ट करना पड़ेगा, तब उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा। जैसे अगर आप एक जो आम का पौधा लगाते हैं तो पहले उसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी, सारी तरीके से उसको ग्रो करना पड़ेगा, फिर वो बड़ा होगा, तब जाके आपको फल की प्राप्ति होगी। एकदम से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, तो आपको कुछ भी फ्री में नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा प्रकृति यानी नेचर सबसे बेहतर अपने आप के बारे में जानता है, या समाज के बारे में कि क्या उसके लिए बेहतर है, वो सब जानता है। तो प्रकृति नोस द बेस्ट, ये चीज़ें भी नियम में आती है। आगे अब अगर हमने नेचर पढ़ लिया है तो प्रकृति जान रहे हैं कि उसका नियम क्या है, तो उसका नेचर भी समझें कि प्रकृति काम कैसे करती है। तो प्रकृति की प्रकृति हम अगर समझें, उसका नेचर कैसा है, वो कैसे काम करती है, या वो किस किस तरीके से अपनी क्रियाएं करती है, तो वो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो आप ये समझिएगा कि प्रकृति की प्रकृति हम समझ रहे हैं। प्रकृति की प्रकृति यानी इसमें समझिएगा कि नेचर ऑफ नेचर, यानी नेचर आचरण कैसा है इस प्रकृति का, ये बात आपको समझनी है। यानी प्रकृति उसका जो है नेचर किस तरीके का है, आचरण किस तरीके का है, वो हम जानने वाले हैं। तो प्रकृति का आचरण जानना आपके लिए ज़रूरी है, फिर आप समझ पाएंगे इन्वायरमेंट में किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो किस तरीके से होती हैं, तो अगर प्रकृति की प्रकृति समझें, आचरण उसका समझें, तो उसके बारे में हम पहली बात जानते हैं कि वो क्या होती है। प्रकृति हितैषी होती है, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर जीव जंतु, हर एक की हितैषी होती है। पहली बात ये होती है, यानी सबका हित चाहती है, ये बात हम सभी जानते हैं। वो हमें फल देती है, वो हमें वर्षा देती है, वो हमें जो है अगर जंगलों के हिसाब से देखें तो छाया भी देती है, हमें फसल के हिसाब से देखें तो फूड भी देती है। तो वो सारी क्या है, इन्वायरमेंट जो प्रकृति है, आपकी नेचर है, वो व्यक्ति की क्या है, हितैषी होती है। तो पहला तो पॉइंट यही हो जाता है कि प्रकृति क्या है, हितैषी है। पहली बात तो ये है कि प्रकृति क्या है, हितैषी है। पहला पॉइंट ये है कि प्रकृति सभी की जो है, जीव जंतु हों तो वो सबकी क्या है, हितैषी है। अगर दूसरा इसका प्रकृति नेचर देखें प्रकृति का, तो दूसरा क्या है, तो ये एक निर्मम है। यानी कि प्रकृति क्या है, एक दूसरा अगर इसका वो देखें नेचर, तो एक तो निर्मम है, यानी इसको दया नहीं आती। ये अगर इसके साथ गलत करोगे तो इसके साथ गलत ये आपके साथ करेगी। तो निर्मम है, इसको कोई दया नहीं आती है। तो वो वाली बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि अगर कहीं बाढ़ आ रही है तो वो ये नहीं देखती कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो वो वहाँ पे बहा के ले जाती है। और ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है तो वो सर्वनाश कर देती है। अगर ओले पड़ रहे हैं तो सबके खेतों में पड़ेंगे, सबके फसल बर्बाद होती है। तो वो एक तरह से निर्मम है, वो किसी पे दया नहीं करती अगर उसको लगता है कि गलत हुआ है तब। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रकृति क्या है, निर्मम है। प्रकृति चंचल भी है, आप सभी जानते हैं प्रकृति चंचल है। कहीं पे भी वर्षा, कहीं पे कुछ हो रहा है तो वो इन्वायरमेंटल अगर कंडीशन से देखें तो क्या है, प्रकृति क्या है, तो प्रकृति एक इसका स्वरूप होता है कि ये चंचल भी है। तो प्रकृति चंचल है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। अब
चंचल के अलावा फिर अगर तीसरी चौथी प्रकृति अगर देखें, प्रकृति का नेचर आचरण देखें, तो ये अनप्रडिक्टेबल होती है, यानी कि इसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये क्या होती है, तो गैर अनुमान योग्य होती है, गैर अनुमान योग्य होती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, गैर अनुमान योग्य, यानी इसका अनुमान नहीं लगा सकते, कब क्या हो, कब ज्वालामुखी उद्गार हो जाए, कब वर्षा हो जाए, कब आपका जो है तेज़ी से ओले पड़ने लगें, कब मौसम बिगड़ जाए, कब बनेगा, तो आप अनुमान नहीं लगा सकते। हालांकि अभी जो है टेक्नोलॉजी से हम अनुमान लगा लेते हैं कि कब क्या होगा। अगर फिर भी कई चीज़ें हैं, जैसे भूकंप है, तो उसका अनुमान नहीं लगा सकते कि कब आने वाला है, कहाँ पे आने वाला है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में अभी हम लोग जानने लगे हैं, कब वर्षा होगी, कब चक्रवात आने वाला है, तो कुछ अनुमान लगा के हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से आज भी हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो नेचर क्या है, एक गैर अनुमान योग्य एक जो है उसकी जो है आचरण है, एक नेचर है। तो नेचर का नेचर कैसा है, गैर अनुमान योग्य, यानी अनप्रेडिक्टेबल है, जिसका जो है अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा कहते हैं कि प्रकृति जो है हमेशा रहती है, तो एक तरीके से क्या है, ये स्थायी भी रहे। तो प्रकृति क्या है, स्थायी भी है। आपको हमेशा साल भर वही चीज़ देखने को मिलेगी, वही आपके जो है मानसून एक समय पे आते हैं, तो एक समय पे आपकी गर्मी पड़ती है तो सर्दी पड़ती है, तो एक तरीके से स्थायी प्रकृति होती है। आपके जंगल हैं तो हैं, आपके पहाड़ हैं तो हैं, यानी कि अगर समुद्र है तो है, तो वो नेचर भी क्या है, एक तरह से स्टेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या दिखाती है, इसका नेचर क्या है, ये स्थायी होती है। हाँ, इसमें क्रियाएं हो रही हैं, जैसे वो चंचल है, अनुमान योग्य है, तो काफ़ी क्रियाएं होती हैं, तो उसमें कोई जो है चेंजेस आ रहे हैं, तो वो आपका स्थायित्व को ख़त्म नहीं करता है, स्थायित्व बना रहेगा, बाकी चीज़ें उसमें होती रहती हैं। इसके अलावा जो हमने बात की कि ये क्या है, एक क्षणभंगुर भी है। तो प्रकृति क्या है, तो प्रकृति क्या है, क्षणभंगुर है। प्रकृति क्या है, क्षणभंगुर है। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जैसे गौतम बुद्ध ने भी कहा कि हर प्रकृति की हर चीज़ जो है वो क्षणभंगुर है, तो उसमें हर चीज़ जो है एक टाइम पे ख़त्म होगी और उससे नया बनेगा, तो क्षणभंगुर है, यानी प्रकृति भी क्षणभंगुर है। तो प्रकृति में हर चीज़ जो होती है वो एक समय के बाद ख़त्म होती है, उससे नया बनता है। तो काफ़ी साइकिल्स हम पढ़ेंगे, उसमें भी समझेंगे किस तरीके से एक जो है एक चीज़ बनती है, फिर दूसरी ख़त्म होती है, तो उसके बाद फिर नई चीज़ बनती है, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे। तो इस तरीके से क्या है, क्षणभंगुर ये नेचर इसका हो जाता है। तो ये कुछ नेचर हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके जानने के लिए। ये बेसिक्स हैं, कई बार क्वेश्चन में नहीं आते हैं, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि किस तरीके से ये काम करती है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और पर्यावरण को समझते हैं कि पर्यावरण में क्या पढ़ना है, किस तरीके से जो है चीज़ें होंगी, तो वो हम समझेंगे। यानी कि आपका एनवायरनमेंट, अब यहाँ से आप समझिएगा, तो वो आपको अब समझना है। अब इन्वायरमेंट, पहली बात तो क्या है, ये बात हमको जाननी चाहिए। तो पहला आपका यही पॉइंट होना चाहिए कि क्या है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो है इसके कंपोनेंट क्या होते हैं या घटक होते हैं, इसमें क्या क्या मतलब शामिल होता है, तो इसके घटक हम समझेंगे। ये आपको समझना है कि जो है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के घटक कौन से होते हैं। फिर अगर आपका अगला क्वेश्चन बनता है तो आपका बन सकता है कि ये किसके प्रकार कितने होते हैं, इसके प्रकार भी आप समझ सकते हैं। फिर हम समझेंगे कि अगर जैसे प्रकार हो गया, तो अब एनवायरनमेंट का महत्व क्यों, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ज़रूरी है एनवायरनमेंट जानना, तो उसका महत्व भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। इसके अलावा अगर महत्व जानना है तो इसमें समस्याएं भी समझेंगे, जिसमें हम प्रदूषण को समझेंगे। फिर कुछ और चीज़ें जानें, तो जैसे इसमें कुछ अनुकूलन की प्रोसेस होती है, अडेप्टेशन प्रोसेस होती है, तो पर्यावरण अनुकूलन की कुछ प्रक्रिया होती है, तो उसको भी समझेंगे, क्या है अनुकूलन, पर्यावरण अनुकूलन क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं। और काफ़ी चीज़ें और हैं, वो सारी समझेंगे, लेकिन पर्यावरण में मेन चीज़ आपके लिए क्या है, घटक क्या है, प्रकार क्या है, महत्व क्या है, समस्याएं क्या हो सकती हैं, और फिर अडेप्टेशन यानी अनुकूलन जो होता है, यानी एनवायरनमेंट अपने आप को कैसे अनुकूलित कर रहा है, अपने आप को किस तरीके से बैलेंस करता है, तो वो सारी चीज़ क्या है, उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। तो पहली बात कि पहला क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है इसके बारे में बात करें, तो मैं आपको बता दूं कि जो एनवायरनमेंट शब्द है वो एक शब्द फ्रेंच वर्ड था, फ्रेंच से एक शब्द था, उसका जो शब्द था इन्वायरर, यानी कि आपका क्या था, तो इन्वायरनर, ठीक है। तो इन्वायरनर शब्द से ये बना है,
अब इस शब्द से बना है इन्वायरनर। अब इन्वायरनर शब्द का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब वैसे तो आप समझ लीजिए जैसे पड़ोस होता है अपना, जैसे नेबर होते हैं आसपास, उसी तरीके से होता है। तो इसका एक तरह से ये देखा जाए तो इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, घेरना, यानी चारों तरफ से घेरना इसका अर्थ होता है। और ये क्या है, तो एक फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच शब्द है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंच शब्द है और इसका मतलब घेरना या पड़ोस, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये भी आपका इसका मतलब अर्थ होता है। या बाकी आपका इस तरीके से अगर देखें तो पर्यावरण को परि प्लस आवरण करके भी हम समझ सकते हैं। तो परि का मतलब चारों तरफ और आवरण का मतलब जो है घेराव, तो वो आपका ये इस तरीके से मतलब हो जाता है। तो किसी भी आप जब आपका कोई जीव जंतु है, कोई भी व्यक्ति है, और अगर उसके आसपास की जो चीज़ें हैं अगर उसको देखा जाए तो वो एक तरीके से इन्वायरमेंट कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। तो इसमें आप सभी जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, कि इसकी परिभाषा हम समझेंगे अच्छे से, लेकिन आप समझिएगा कि किसी जो है अगर मैं लिखूं तो किसी जीव जंतु के चारों तरफ, किसी जीव जंतु के चारों तरफ का वातावरण के तरफ का के चारों तरफ का, एक सेकेंड, का वातावरण क्या कहलाता है, आपका इन्वायरमेंट कहलाता है। अगर इस तरीके से दूसरे तरीके से समझें तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैविक और अजैविक घटकों का और उसके बीच में जो क्रियाएं हो रही हैं उसको भी क्या बोलते हैं, जो है इन्वायरमेंट बोलते हैं, यानी पर्यावरण बोलते हैं। तो जैविक एवं अजैविक घटकों, तो क्या है कि जैविक और अजैविक घटकों के चारों तरफ की क्या है, वो चारों तरफ की भौतिक दशाएं एवं उनके बीच अंतःक्रिया, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको भी क्या बोलेंगे, आपका पर्यावरण बोलेंगे। यानी जैविक और अजैविक घटक अगर हैं उनके चारों तरफ का जो भौतिक दशाएं हैं, जो भी स्थिति है, इसके अलावा उनके बीच में जो जैविक अजैविक घटक हैं उनके बीच में जो अंतःक्रिया हो रही है उसको क्या बोलते हैं, तो आपका इन्वायरमेंट बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब घटक कौन से हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, जैविक अजैविक की जिसकी बात कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको जैसे बता ही दिया। तो घटक की अगर बात करें तो इन्वायरमेंट में 3 तरीके के घटक देखे जाते हैं। बेसिकली 2 होते हैं लेकिन हम 3 को पढ़ेंगे, जिसमें आपका पहला है जैविक घटक। तो पहला आपका जैविक घटक है और दूसरा आपका अजैविक घटक है। तो आपके अजैविक घटक है। और तीसरा आपका अगर समझ रहे हैं तो आपका ऊर्जा जो होती है यानी एनर्जी, तो वो आपकी हो जाती है। तो तीसरी कौन सी होती है, और जो आपकी ऊर्जा हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि जैविक घटक में क्या आते हैं, तो जो आपके पेड़ हो गए, जीव जंतु हो गए, तो वो सारे क्या हैं, आपके जैविक घटक में, यानी जो सांस ले रहे हैं, जो है ग्रो कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या है, तो वो आपके जैविक घटक होते हैं। अजैविक में आप सभी जानते हैं वायु जो है, जल हो गया, मृदा हो गई, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, तो आपके अजैविक घटक होते हैं। वो आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़े तो इसके प्रकार समझते हैं। तो प्रकार में किस तरीके से चीज़ें होंगी, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ऊर्जा तो आप समझ रहे हैं ना कि नवीकरणीय ऊर्जा या जो सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, तो उस तरीके की चीज़ें जो हैं वो भी ऊर्जा में आती हैं। तो वो उसमें मैं इसीलिए बता नहीं रहा था, जो आपको पता ही होगा। तो वो आपका हो जाता है। अगर प्रकार समझें तो प्रकार कैसे होंगे, इसके प्रकार क्या क्या होंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रकार क्या है, तो आपका जो है एनवायरनमेंट है उसमें प्रकार आपके देखे जाए तो एक आपको भौतिक मिलते हैं, जैविक मिलते हैं या सांस्कृतिक मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको इसके प्रकार देखने को मिलते हैं। जैसे अगर भौतिक में बात करें तो पहला अगर प्रकार देखें तो भौतिक प्रकार होता है। तो भौतिक में क्या है, जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे स्थल मंडल है,
यानी कि एक लैंड वाला एरिया जो भी होगा तो वो भी एक आपका इस इन्वायरमेंट इसमें देखा जाता है, वो भी इन्वायरमेंट है। इसके अलावा इसका दूसरा प्रकार देखें, मतलब एग्जांपल देखें भौतिक में ही, तो जैसे आपको वायुमंडल है, तो ये तो आपके भौतिक हो जाते हैं। ऐसे ही जलमंडल हो जाता है, तो ये क्या है आपके भौतिक जो आपके इसके प्रकार हैं। इसके अलावा जैसे जैविक प्रकार की बात करें तो इसमें दूसरा प्रकार अगर हम बात करेंगे तो जैविक प्रकार हो जाते हैं। तो जैविक रूप एक हो जाता है। तो जैविक में जैसे आप सभी जानते हैं, जैसे एक हमारे पौधे हो जाते हैं और एक हमारे जीव जंतु हो जाते हैं, सॉरी। तो एक आपकी वनस्पति देख सकते हैं, तो एक वनस्पति समूह होता है, और दूसरा आपका जो होता है वो इसमें एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो जंतु हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जंतु समूह। तो ये आपका जो जंतु समूह हो जाता है। और ये सारे किस में आते हैं, दोनों के दोनों। तो हम इसमें पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर के बारे में, यानी कि जैव मंडल में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जैव मंडल। तो उसमें हम समझेंगे कि किस तरीके से वनस्पति और जंतु जो है इसमें एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, एक साथ जो है इसमें देखे जाते हैं। जैसे मैं अगर एक डायग्राम बना दूँ, तो एक डायग्राम आप सभी जानते होंगे, तो वो कैसे होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैं मान लो बना रहा हूँ कि ये एक गोला, एक ये हो जाता है, और एक सेकंड में इसको हटाता हूँ, एक ये गोला हो जाता है, और ये एक तीसरा हो जाता है। तो मान लेते हैं कि ये 3 गोले हैं। ये क्या क्या दिखा रहे हैं कि मान लेते हैं ये 1 नंबर दिखा रहा है आपको स्थलमंडल, ये आपको दिखा रहा है स्थलमंडल। दूसरा आपको दिखा रहा है यहाँ पे दूसरा है तो वायुमंडल दिखा रहा है, और ये तीसरा जो है आपका जलमंडल दिखा रहा है, तो जलमंडल हो जाता है ये। अब ये तीसरा नंबर हो गया। अब समझ रहे हैं आप कि ये तीनों एक जगह पे क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो चौथा आपका स्थिति बनेगी, जो चौथा क्षेत्र बनेगा 4 नंबर, ये 4 नंबर कौन सा होगा, तो यही आपका क्या होगा, जैव मंडल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये तीनों से मिलके बना होता है, इसलिए सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, ये आपको ध्यान रखना। और यहीं पे हम क्या देखते हैं, तो जीवन संभव जो होता है वो यहीं पे होता है, यानी कि जैव मंडल में ही आपका क्या होगा, तो जीवन संभव होता है। जो भी जीव जंतु हमारे जो है ग्रो करते हैं, जो बढ़ते हैं, यानी जीवन यापन कर रहे हैं, तो वो किस में होंगे, तो जैव मंडल में ही होते हैं, यानी कि आपके बायोस्फीयर में होते हैं। तो आपको अगर इस तरीके से लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में होता है। अब इस शब्द को किसने दिया था, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो एडवर्ड स्वेस ने इसको दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसने दिया था, एडवर्ड स्वेस। तो इन्होंने दिया इस शब्द को, बायोस्फीयर जैव मंडल को दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब जीवन संभव तो होता है इसमें, तो इसके अलावा भी अगर जैसे देखा जाए कि अगर जैव मंडल की अगर बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक होता है, ये अगर क्वेश्चन किया जाता है। एक बार क्वेश्चन आया कि आप कहाँ से कहाँ तक जैव मंडल की स्थिति देखते हैं, कब कहाँ से कहाँ तक आपका देखा जाएगा। तो आपका जो समुद्र तल की जो तलहटी होती है, जो समुद्र की तलहटी से 8 किलोमीटर ऊंचाई तक का जो क्षेत्र होगा, वो सारा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, तो वो आपका जैव मंडल यानी बायोस्फीयर रिजर्व के तहत आता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे समुद्र की जो तलहटी है, वहाँ से लेके, ठीक है, तलहटी से लेके लगभग आपका 8 किलोमीटर के आसपास की ऊंचाई तक अगर आप क्षेत्र देखेंगे, इसकी ऊंचाई तक अगर क्षेत्र देखा जाए तो वो सारा क्षेत्र कौन सा होगा, वो आपका पूरा क्षेत्र किसका होगा, बायोस्फीयर रिजर्व का होता है, जिसमें जीवन संभव हो। इसमें क्या होता है, आप ये वाला पॉइंट भी लिख सकते हैं कि इसमें जीवन संभव होता है। तो इसमें जीवन संभव होता है, तो जीवन क्या होता है, संभव होता है। तो जीवन संभव किस क्षेत्र में होगा, किस जो है इसका आपके मंडल में होगा, तो आपका बायोस्फीयर होगा, जो जैव मंडल कहलाता है। तो इस तरीके से आप बात समझ गए। अब अगर और देखें तो इसमें जो तीसरा प्रकार है हमारा प्रकारों में, तो तीसरे प्रकार को अगर इधर समझते हैं, और तीसरा आपका कौन सा होगा, तो सांस्कृतिक होता है। इसमें कौन सा एक तीसरा प्रकार होगा, सांस्कृतिक। ये आप समझिएगा कि सांस्कृतिक तीसरा होता है।
और तीसरे सांस्कृतिक में क्या क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं सांस्कृतिक कौन क्रियाएं करेगा, तो मानव करता है। तो मानवीय क्रियाकलाप इसमें देखे जाते हैं। तो जो मानवीय पर्यावरण होगा वही आपका कौन सा होता है, सांस्कृतिक एक्टिविटी से उसका टाइप्स होता है। तो हम जो है मानवीय पर्यावरण को देखते हैं इसमें, और इसमें क्या है उसकी क्रियाएं देखते हैं। तो एक तो आर्थिक रूप से जो क्रियाएं करते हैं मानव वो देखते हैं, और एक आपकी सामाजिक रूप से जो क्रियाएं करता है वो भी हम इसमें देखते हैं। तो वो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो क्रियाएं करता है मानवीय पर्यावरण जो होता है वो आपका सांस्कृतिक रूप आता है। तो पर्यावरण में सांस्कृतिक रूप में क्या पढ़ेंगे, तो मानवीय पर्यावरण देखते हैं, और उसमें क्या देखते हैं, तो मानव की आर्थिक और सामाजिक क्रियाएं हम देखते हैं। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। फिर इसके महत्व जानेंगे, उसकी जो है प्रदूषण उसके बारे में, समस्याओं के बारे में समझेंगे, अनुकूलन समझेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम समझने वाले। अब महत्व तो आप इसी से समझ सकते हैं। अब हम अगली जो बात करेंगे कि अगर इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो उसका व्यक्ति यानी मानव के साथ क्या संबंध होगा। मानव जो है आज की जो कंडीशन में है और वो किस तरीके से आज की कंडीशन में आया, पहले किस कंडीशन में था, वो सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो हम इसके संबंध को अगर देखें तो मैं अगर एक हेडिंग बना दूं कि मानव एवं पर्यावरण, मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंध, अगर इस बात को देखा जाए कि उनके बीच में संबंध किस तरीके का है तो वो किस तरीके से हम समझ सकते हैं, वो चीज़ आपको जाननी। यानी कि पहले इन्वायरमेंट जब बना, जब पृथ्वी बनी, उसके बाद मानव जब आया पृथ्वी पे तो वो उसके साथ किस तरीके के संबंध थे, फिर किस तरीके से परिवर्तन देखा गया, और वर्तमान में किस तरीके का संबंध है। अगर इसकी बात हम करें तो आप इस तरीके से समझिए कि पहले जब व्यक्ति मानव मतलब जो है इस पे पृथ्वी पे था पहला मानव, तो उसका जो संबंध था वो मनुष्य का वो कारक के रूप में था, यानी फैक्टर के रूप में था। जो आपका, जैसे मैं अगर बता दूं कि जो आदिम मानव था आपका, जैसे आप लिखिएगा कि एक सेकेंड, आदिम मानव। तो ये आदिम मानव जो था आपका, आदिम मानव जो था वो किस तरीके से था, तो स्टार्टिंग में, यानी कि स्टार्टिंग में इसका जो पहले नंबर पे अगर बात करें तो आदिम मानव जो पहले काम करता था तो वो कारक के रूप में होता था, यानी कि फैक्टर के रूप में काम करता था। जैसे कि प्रकृति में यानी नेचर में जो आपके बाकी जीव जंतु जिस तरीके से होते हैं वैसे ही मानव भी एक उसमें फैक्टर था, एक कारक था। तो जैसे पूरा जो इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट बाकी जीव जंतुओं पे पड़ता था वैसे ही इफ़ेक्ट जो है मानव पे पड़ता था, क्योंकि उस समय जो है मानव कोई भी टेक्नोलॉजीज़ बाकी चीज़ों का जो है यूज़ नहीं कर पाता था, यानी उसको समझ नहीं थी। तो उसकी वजह से क्या होता था कि जैसे जैसे जीव जंतु बाकी रहते थे वैसे ही मानव रहता था। जैसे आप सभी जानते हैं कि वो ऐसे शिकार करता था, या जैसे मांस मिल गया तो उसको खा रहा है, फल खा रहा है, तो वो एक तरीके से इन्वायरमेंट का हिस्सा हुआ करता था। तो वही एक फैक्टर था किसका, इन्वायरमेंट का, यानी कि वो जो है एक तरीके से शिकार करके खाता था, फल खाता था, या जो भी इन्वायरमेंट में क्रियाएं हो रही हैं, चाहे वो बारिश हो रही है तो बारिश से भीग रहा है। फिर जैसे उसके बाद जब समझ आने लगी तो वो आगे चीज़ें अपने आप को बदलता रहा, चेंज करता रहा। तो वो चेंजेस कैसे आए, अब दूसरी कंडीशन समझें। जैसे ही व्यक्ति थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और उसमें जो है थोड़ी सी चेंजेस करने की सोचा ही उसने, तो सोचने के बाद आप सभी जानते हैं जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं तो कृषि के बारे में समझते हैं, और उसमें जब हम समझते हैं कि मानव ने जो है कृषि, कपास या जौ और जो है वो सारी कृषि जो है उसने शुरू की थी। तो जो है इस तरीके से हम पढ़ते हैं। तो वो व्यक्ति किस रूप में दिखाई देता है आपको, तो वो व्यक्ति आपको रूपांतरकर्ता के रूप में दिखाई देता है। तो जो आपका व्यक्ति अगर अब बनता है अगला, तो वो रूपांतरकर्ता यानी मॉडिफायर के रूप में आता है। तो रूपांतरकर्ता इसको या क्या बोलते हैं, तो मॉडिफायर बोलते हैं। तो ये मॉडिफायर है। अब मॉडिफायर मतलब चेंज करने वाला। तो चेंज करने वाला यानी रूपांतरण करने वाला, अगर उसको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ अच्छी है मेरे लिए तो वो चीज़ करने लगा। जैसे इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो आदिम कृषि, जो स्टार्टिंग की कृषि शुरू की थी मानव ने, तो वो इसका एक अच्छा आंसर हो सकता है, एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे आदिम कृषि, तो आदिम कृषि का मतलब अब उसने स्टार्टिंग में कृषि शुरू कर दी थी, उसको लगा कि कृषि जो है मेरे लिए अच्छी है और मैं इससे जो है आसानी से जो खाद्य है अपना यानी फूड है वो मैं प्राप्त कर सकता हूँ। तो वो मॉडिफायर का रूप लिया उसने, फिर कृषि खेती प्रारंभ की।
और उसके बाद जो है वो एक तरह से किस रोल में आ गया, फैक्टर से अब रूपांतरणकर्ता यानी मॉडिफायर के रोल में आ चुका था। तो अब ऐसे ही स्टेज बढ़ती रही और आगे कौन सी स्टेज देखी जा सकती है, तो तीसरी स्टेज जब आई वो मॉडिफायर से जब चेंजर बन गया, यानी कि उसने परिवर्तन शुरू कर दिया। अब उसने जो पहले जानवर ऐसे ही घूमते थे, छुट्टा घूमते थे, फ्री घूमते थे, उनको क्या हुआ, उनको पालना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से वो जैसे परिवर्तन करता बना यानी चेंजर बना नेचर में। तो वो चीज़ भी आपको समझनी चाहिए। तो आगे आगे जब रूपांतरकर्ता से बढ़ता है तो क्या बनता है, परिवर्तनकर्ता बनता है। क्या बनता है, परिवर्तनकर्ता बनता है, यानी कि चेंजर बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चेंजर बनता है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचर ने कहा कि भैया नेचर में मैंने सबको बनाया है, आप इस तरीके से सारे जीव जंतु रहेंगे, लेकिन जब मानव आया उसने अपने लिए बाकी जो जो जीव जंतु थे उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनको अपने हिसाब से चीज़ें करना शुरू करवाया, तो उसको फिर चेंजर बोला गया। जैसे अगर एग्जाम्पल में समझें तो इसको हम पशुपालन के हिसाब से देख सकते हैं। तो ये क्या बना, पशुपालक बना। तो पहले पशु जो है पालते नहीं थे व्यक्ति, जो है मानव डरता था उनसे, लेकिन जब उसको लगा कि नहीं, इनको अपने लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चलने जाने के लिए, खाने के लिए, या जो है खेत में बैल के रूप में, तो उस तरीके से इसने इस्तेमाल किया। कुत्ते को अगर देखा जाए तो रखवाली के लिए इस्तेमाल किया। तो बाकी जब ये पशुपालक बना तो उस कंडीशन में इसको क्या बोला गया, तो परिवर्तनकर्ता बोला गया, चेंजर बोला गया। नेचर के हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से चीज़ें करने लगा। क्योंकि नेचर में जंतु जो हैं यानी कि पशु हैं उनको फ्री घूमते थे, लेकिन इसने क्या किया, उनको पालना शुरू किया, उनको अपने अपने अकॉर्डिंग इनको इस्तेमाल किया। तो इसीलिए वो क्या बन गया, परिवर्तनकर्ता यानी चेंजर बना। और फिर जो आज की कंडीशन चल रही है, जो वर्तमान की कंडीशन है, उसमें आपका जो मानव है वो किस रोल में देखा जाता है। तो वो किस रोल में देखा जाता है वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वर्तमान आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो विध्वंसकर्ता के रूप में देखा जाता है। तो किस तरीके से देखते हैं, विध्वंसकर्ता, यानी इसको क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, इसको डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, यानी कि ख़त्म करने वाला, विनाश करने वाला, विध्वंस करने वाला, समाप्त करने वाला। अब आज का जो मानव है वो उसने ऐसी ऐसी चीज़ें बना ली, ऐसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है कि उसके वजह से वो जो नेचर की चीज़ें हैं उसको बदल रहा है, उसको अपने हिसाब से चीज़ें कर रहा है। तो इससे क्या है, नेचर जो है बर्बाद हो रहा है, उसको ख़त्म करने का काम कौन कर रहा है, तो वो व्यक्ति मानव जो कर रहा है वो डिस्ट्रॉयर का काम कर रहा है, विध्वंसकर्ता का काम कर रहा है। तो आज वो किस रोल में है, तो वो उस किस वजह से कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग जो चल रहा है अभी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो इसका जो युग चल रहा है वो युग जो ले आया वो मानव को किस रूप में लाया है, तो विध्वंसकर्ता यानी डिस्ट्रॉयर के रूप में लेके आया है। और उसका जो है आज आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जहाँ पे रेगिस्तान में वर्षा बहुत कम होती थी, आज वहाँ पे जब वर्षा होती है तो बाढ़ तक आ जाती है। तो वो चेंजेस इसमें देखे जा सकते हैं। व्यक्ति नई नई चीज़ें बना रहे हैं। आप कोविड को एग्जांपल समझ सकते हैं। कहा जाता है कि वो चाइना में जो है एक्सपेरिमेंट से निकला हुआ एक वायरस था, जिसकी वजह से जो है दुनिया में हाहाकार मच गया, जिसको आपने सभी ने झेला कहीं ना कहीं। वो सारी चीज़ें आपने देखी। तो आज जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से व्यक्ति जो है जो फैक्टर के रूप में था वो आज फैक्टर से कहाँ पे आ गया, डिस्ट्रॉयर के रूप में आ गया है, यानी कि विध्वंसकर्ता के रूप में आ गया। तो वो चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है कि ये आज का संबंध है इन्वायरमेंट और जो है मानव का। आगे आगे हम और इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूं। तो अभी तो नहीं, इस वाली क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो बाकी चीज़ें समझेंगे। इसमें हम जैसे आपकी बायोडाइवर्सिटी को भी समझेंगे, यानी जैव विविधता को समझेंगे। तो जैव विविधता को पढ़ने वाले हैं, फिर उसमें समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ें हैं इन्वायरमेंट की, तो वो सब भी हम पढ़ेंगे। अब जब बायोडाइवर्सिटी समझेंगे तो इसमें हम हैबिटेट यानी आवासों के बारे में समझेंगे कि जीव जंतुओं के आवास किस तरीके के होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं, वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, उनके निकेत क्या हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो इसके साथ ही जैसे एनर्जी के बारे में समझेंगे
कि एनर्जी का फ्लो जो होता है एक दिशा में होता है, वो किस तरीके से किस तरफ जाती है, किस तरफ से किस तरफ, यानी कि उत्पादक से वो जो है प्राथमिक उत्पादकता और उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, फिर अपघटक, वहाँ तक किस तरीके से जाती है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। फिर हम समस्याएं समझेंगे, जो जिसके बारे में हमने लिखा था कि जो समस्याएं हैं एनवायरनमेंट की, तो वो समस्याएं समझेंगे। समस्याएं समझिए, प्रदूषण समझिए, वो एक ही बात हो जाती है। तो इसमें हम समस्याओं में जानेंगे कि जैसे पर्यावरण में क्षरण होता है, यानी कि जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जैसे आपका मृदा का अगर क्षरण बात करें तो मृदा का डिग्रेडेशन होता है, तो इसको डिग्रेडेशन बोलते हैं, तो उसको जानेंगे। इसके साथ ही हम पर्यावरण के प्रदूषण को समझेंगे। इसी समस्याओं में जो आपकी जो है पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हैं, उनमें हम एक तो क्षरण समझने वाले हैं और दूसरा आपका प्रदूषण समझने वाले हैं। तो इसमें हम कई प्रकार के प्रदूषण समझेंगे, जैसे वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, जैसे इसमें क्या क्या समझेंगे, तो वायु, जल, ध्वनि प्रदूषण, इसके साथ ही जैसे एक प्रकाश का प्रदूषण होता है या एक सोलर प्रदूषण होता है, तो ये सारी चीज़ें जानने वाले हैं। या रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी बोलते हैं आजकल जो चल रहा है, आपका जो आप सुनते होंगे कि, तो आपका कौन सा है, तो आपका है रेडियो एक्टिव, यानी आपकी जो है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कैसे कैसे हो रहा है। या आप अभी आजकल चलते होंगे स्पेस जो आपका पॉल्यूशन होता है, जो अंतरिक्ष में पॉल्यूशन होता है, तो उसको भी हम समझेंगे। वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे आपकी क्लासेस में धीमे धीमे आपकी बढ़ते रहेंगे। अब अगली हमारी जो हेडिंग थी उसमें अनुकूलन को लेके, जो पर्यावरण के अनुकूलन की बात थी, तो वो हम समझ लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें जानेंगे और क्या है वो, तो उसको आज ही समझ लेते हैं। पर्यावरणीय अनुकूलन समझिएगा कि पर्यावरणीय अनुकूलन क्या है, यानी अडेप्टेशन की एक प्रोसेस होती है, तो वो अडेप्टेशन क्या है, किस तरीके से जीव जंतु अडेप्टेशन करते हैं, अनुकूलन करते हैं, अपने आप को जो है संतुलित करते हैं। यानी कि क्या है कि जो है अगर नेचर है, पर्यावरण है, तो उसके अनुसार अपने आप को क्या करना, परिवर्तित करना या अनुकूलित करने की जो प्रकृति होती है जो भी जीव जंतुओं की, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ही हम पर्यावरण बोलते हैं, यानी पर्यावरण अनुकूलन बोलते हैं। अगर मैं इसको आपको लिखूं तो आपको लिख सकते हैं आप कि अगर इस तरीके से लिखिए कि पर्यावरण के अनुसार, अगर आप इसको लिखना चाह रहे हैं, तो पर्यावरण के अनुसार अपने आप को क्या करना, अपने आप को परिवर्तित करना, अपने आप को परिवर्तित करना, या इसी को हम परिवर्तित को ही अनुकूलित कहते हैं, या बैलेंस बना के रखना। तो इस तरीके से देखें कि अनुकूलित करना, तो परिवर्तित करना या अनुकूलित करना, तो अनुकूलित करने की प्रकृति, तो अनुकूलित करने की प्रकृति क्या कहलाती है, तो पर्यावरणीय अनुकूलन कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना। तो अब जो पर्यावरण आप किया कि ये हेडिंग क्या कह रही है, देखिए कह रही है कि पर्यावरण के अनुसार अपने आप को जो भी जीव जंतु हैं, चाहे वो कहीं का भी क्षेत्र का हो, चाहे आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हो, चाहे मरुस्थल का हो, चाहे वर्षावन का हो, चाहे टैगा वन का हो, या जो आपका अल्पाइन होते हैं, तो वो सारे जो जगह के जीव जंतु हैं वो अपने आप को पर्यावरण के अनुसार किस तरीके से परिवर्तित करते हैं या अपने आप को वहाँ के हिसाब से ढालते हैं। तो वो जो नेचर होता है, यानी कि ढालने या उसका परिवर्तित करने की जो प्रकृति होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, तो अनुकूलन बोलते हैं, पर्यावरणीय अनुकूलन या एनवायरमेंटल अडेप्टेशन बोलते हैं। अब ये लोग किस तरीके से करते हैं, जो जीव जंतु हैं वो किस तरीके से अडेप्टेशन करते हैं, कौन सी प्रोसेस होती हैं, वो हम समझते हैं। तो मैं इसमें बता दूं, इसमें 3-4 प्रोसेस हम समझने वाले हैं जो जिस तरीके से चीज़ें करते हैं। पहली है तो आपकी संरचनात्मक, यानी एक ये प्रक्रिया है कि संरचनात्मक तरीके से अडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है। यानी कि कोई भी जो है जीव जंतु है वो किस जगह पे रह रहा है, उसके हिसाब से उसका शरीर होता है, वो उस तरीके का बन जाता है। जैसे अगर हम बात करें, इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, चल रहे हैं, साथ साथ में चीज़ें करते चलेंगे। तो जैसे कि अगर स्ट्रक्चरल की बात करें, संरचनात्मक जो आपका अनुकूलन होता है वो किस तरीके होगा, तो जैसे अगर पोलर बियर की बात करें, तो
अगर एक आपके जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, अगर मैं आपकी बात करूं तो ध्रुवीय क्षेत्रों में कोई भी जीव जंतु होगा तो उसका रंग किस तरीके का होगा, तो हल्का होता है। तो यहाँ पे जो भी जीव जंतु मिलेंगे तो आपको हल्के रंग के मिलेंगे। कैसा रंग होगा, तो हल्का रंग होता है इनका। अगर वहीं पे मरुस्थल की बात करें तो अब स्ट्रक्चर समझिएगा कि आपका कोई भी जो जीव जंतु है वो किस तरीके की कंडीशन में रह रहा है, किस तरीके की परिस्थिति में रह रहा है, उसका हिसाब से उसका शरीर कैसा है। तो वही क्या होती है, एक तरीके की जो प्रक्रिया है, जो प्रकृति है, वो क्या है, आपकी अनुकूलन कहलाती है। जैसे अगर मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल में आपने देखा होगा एक लोमड़ी होती है। तो अगर मरुस्थल की लोमड़ी की बात करें, मरुस्थलीय लोमड़ी, तो मरुस्थलीय लोमड़ी की अगर बात करें तो आप कभी देखना उसको, तो उसके कान किस तरीके के कैसे होते हैं, तो उसके कान बड़े बड़े होते हैं। तो कान क्या है, बड़े होते हैं, जिससे क्या होता है कि जल्दी से चीज़ें जो है उसकी गर्मी होती है जो वो निकल जाती है। तो वो चीज़ें आपको समझनी कि यहाँ पे कान बड़े हैं तो क्यों हैं, क्योंकि मरुस्थल में जो है बहुत तेज़ धूप पड़ती है। तो वो चीज़ें हैं, आपको जल्दी से चीज़ें ख़त्म करने के लिए हैं वो। और अगर देखें तो ध्रुवीय लोमड़ी की अगर बात करें तो कान छोटे होंगे, जैसे मरुस्थल में कान बड़े हैं। और अगर ध्रुवीय लोमड़ी की बात करें तो ध्रुवीय लोमड़ी की बात करें तो इसके कान कैसे होंगे, तो कान छोटे होते हैं। अब ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे इसके कान छोटे हैं और इसके कान बड़े हैं, कैसा क्यों हो रहा है कि इसके छोटे इसीलिए हैं, इसके बड़े इसीलिए हैं, इसके छोटे इसीलिए हैं कि अगर बड़े कान होंगे तो इनकी जो है जो ताप यानी जो टेम्परेचर है वो जल्दी से निकल जाएगा और जो है ये ज़्यादा सर्वाइवल की कंडीशन में रहते हैं। ध्रुवीय लोमड़ी जो होती है उसके कान छोटे होते हैं, तो ये जो है एनर्जी जो है स्टोर कर पाते हैं अपने अंदर। और जिनके छोटे कान होंगे तो क्या है, जल्दी से जो चीज़ें है वो नहीं निकलती हैं, एनर्जी जो है इसकी जो है रिलीज़ नहीं होती है, तो ये ठंडे क्षेत्रों में जो है सर्वाइव कर पाती है। ऐसे ही लोमड़ी अगर बड़े कान हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो जल्दी से इसके अंदर की जो आपकी गर्मी है तो वो कम होगी, तो इसके बाद क्या होगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में वो रहने लायक की कंडीशन में हो जाती है। तो वो सारी तरीके इसमें देखे जाते हैं कि ये संरचनात्मक रूप से किस तरीके से इसमें चेंजेस देखे जाते हैं। अगर और एग्जाम्पल में वैसे समझें आप कि अगर आप जो है फॉरेस्ट हमने पढ़ा था अपनी पुरानी क्लासेस में ज्योग्राफी में, अगर आप नहीं देखें तो देखिएगा कि अगर उन क्षेत्रों के हिसाब से देखें, वन प्रदेशों के हिसाब से देखें तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम पहला एक एग्जाम्पल लें वर्षा वन के, तो वर्षा वन यानी कि जो वर्षा वन यानी का मतलब है सदाबहार वन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के जो आपके चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर वनों के हिसाब से देख रहे हैं तो आपको कैसे वन देखने को मिलते हैं, यहाँ पे सघन वन देखने को मिलते हैं। सघन होते हैं, कठोर वन होते हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि सघन वन मिलेंगे और कठोर वन मिलेंगे। तो अब देखिएगा कि वर्षा वन यानी कि आपके जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं उसमें किस तरीके की वनस्पति वन आपके मिल रहे हैं। ये भी एक तरीके का संरचनात्मक तरीके का परिवर्तन है, अनुकूलन है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल अगर समझें, उससे ऊपर बढ़ते हैं और उससे ऊपर अगर देखें तो आप जैसे अगर मान लीजिए मरुस्थल की बात कर लेते हैं, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पे आपको किस तरीके के वन मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया तो वहाँ पे कैक्टस तरीके के आपको क्या मिलते हैं कि कैक्टस तरीके के वन आपको मिलते हैं, जिनके जो है मैंने आपको बताया था कि पत्ती जो है मोटी होती हैं, मोमी प्रकार की होती हैं, चिकनी होती हैं। तो इसमें और उसके अलावा उनकी पत्तियों की जगह उस पर कांटे ज़्यादातर देखे जाते हैं। तो वो क्यों देखे जाते हैं, क्योंकि मरुस्थल में क्या है इवोपोरेशन होता है जल्दी से, तो वो बाष्पीकरण ज़्यादा तेज़ी से ना हो, उसको रोका जा सके। इसी वजह से क्या है वहाँ पे इस तरीके के जो है पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये बात आपको समझनी है कि संरचना जगह के हिसाब से बदलती रहती है। तो वो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये वन क्या कर रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं। जो जहाँ पे जैसी कंडीशन है पर्यावरण की उसके हिसाब से अपने आप को ढाल रहे हैं, अपने आप को अनुकूलित कर रहे हैं। दूसरा इसके बाद हम अगर एग्जाम्पल और देखें तो आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके मैंग्रोव वन देखिएगा, तो आप मैंग्रोव वन को देखिएगा तो मैंग्रोव वन में भी आप इसी तरीके के देखेंगे कि अगर मैंग्रोव वन आपको कहाँ देखने को मिलता है, जैसे सुंदरबन का डेल्टा आपको उड़ीसा में मिलेगा, आपका गुजरात में मिलेगा, आपको पश्चिम बंगाल में मिलेंगे। तो आपको इन जगह पे क्या देखने को मिलता है कि ये खारे जल में होते हैं। खारा और मीठा जल जहाँ मिलता है या अक्सर खारे जल में आपको देखने को मिलते हैं, तो ये खारे जल में मिलते हैं।
और इसमें आपने देखा होगा कि ये पानी में अक्सर देखे जाते हैं, इनकी जड़ें जो हैं बाहर आ जाती हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा की। और मैंग्रोव पे एक क्लास भी बनाई है हमने, तो उसको भी अगर आप देखिएगा 7-8 मिनट की है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है, आप आसानी से उसको जो है समझ सकते हैं। आर्द्र भूमियों को लेके हमने बात की, मैंग्रोव को लेके बात की, तो वो आपको देखनी चाहिए। अब इसमें क्या है मैंग्रोव में, जैसे एक तो ये खारे जल में रहते हैं, दूसरा ये डूब कर भी जीवित रहते हैं, यानी पानी में इसकी जड़ें या इसकी जो है डूबी रहेंगी, ये पानी में उगते हैं फिर भी ये जीवित रहते हैं। तो फिर भी आप देखिएगा इसमें फिर भी आपका श्वसन होता रहता है। तो क्यों होता है? क्योंकि पानी से बाहर निकल के जड़ें जो होती हैं श्वसन क्रिया करती हैं, और इसको जो है मेटाफोरस या कई तरीके के नाम, न्यूमेटोफोरस नाम से इसको, इनकी जो जड़ें निकलती हैं ना, न्यूमेटोफोरस के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप देखेंगे तो इसमें देखने को मिलती हैं कि ये क्या करते हैं, तो ये डूब कर क्या करते हैं, डूब कर भी क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। तो डूब कर भी क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। एक सेकेंड, डूब कर भी क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। और इसकी इनकी जो है, जो मैंने आपको बताया कि पानी से बाहर आके क्या होती हैं, तो जड़ें क्या करती हैं, जड़ें श्वसन करती हैं। तो जड़ें श्वसन करती हैं। अब इस तरीके के आप डिफरेंस देख रहे हैं कि जहाँ का नेचर जैसा है वहाँ की जो है वनस्पति उस तरीके से फिर जो है ग्रो कर रही है, अपने आप को ढाल रही है, उस तरीके से आपको बना रही है। अब चौथा भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आप और भी पढ़े थे जिसमें टैगा वन की बात की थी हमने, टैगा, टुंड्रा, अल्पाइन, इस तरीके के वन की बात करी थी। तो टैगा क्षेत्रों में आपको, टैगा जो वन है उनमें आपको किस तरीके के वन मिलेंगे, आप देखिएगा कभी तो आप उसमें शंकुधारी वन आपको देखने को मिलेंगे, जो इस तरीके से होते हैं, आपको इस तरीके के वन देखने को मिलेंगे। तो शंकुधारी वन होते हैं क्योंकि वो नीचे की तरफ होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं। तो इसमें जैसे ही आपका जो है पाला या बर्फ़ गिरती है तो वो नीचे तुरंत गिर जाती है, तो वो इस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। एक तो शंकुधारी वन मिलते हैं, और इनका जो है पत्तियां जो है नुकीली होती हैं, आप सभी को पता है, बड़ी होंगी, नुकीली होती हैं। इनका रंग जो है पत्तियों का गाढ़ा होता है। आप कभी देखेगा कि इनका जो है लाइट कलर नहीं होता, इसका डार्क कलर होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको टैगा वनों में देखने को मिलेगी। वहीं पर टुंड्रा अगर वनों की बात कर लें, जैसे एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, एक और टुंड्रा वन भी होते हैं। तो टुंड्रा वन की बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिले, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ऊंचे क्षेत्रों में होते हैं, तो ये क्षेत्र बहुत वैसे होते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर कवक देखने को मिलते हैं या लाइकिन देखने को मिलेगा। तो लाइकिन देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे पौधे आपको देखने को मिलते हैं। लाइकिन के बारे में आप सभी जानते हैं कि एनवायरनमेंट, जो आपका वायु प्रदूषण को जो बताता है, वो आपका लाइकेन का पौधा होता है। यानी जहाँ पे भी वायु प्रदूषण होता है वहाँ पे इनका ग्रो नहीं होता, ये जो है नहीं उग नहीं पाते हैं, यानी कि इनको जो है इनकी जो नष्ट हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से क्या दिखाते हैं कि जहाँ पे वायु पोल्यूशन यानी कि जो है एयर पोल्यूशन ज़्यादा होता है, वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है, वहाँ पे लाइकेन का पौधा नहीं होता। तो ये कहा जाता है कि लाइकेन क्या है, तो ये वायु प्रदूषण का सूचक हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ आप एग्जाम्पल समझ रहे हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हम समझे वो किसके हैं, आपके संरचनात्मक जो अनुकूलन हो रहा है उसके एग्जाम्पल हैं। अब अगर दूसरा देखें तो दूसरा समझिएगा कि दूसरा अनुकूलन का जो प्रकार होगा, जो तरीका है वो क्या होगा। तो एक होता है व्यवहारिक, तो व्यवहारात्मक बोलते हैं या व्यवहारिक बोलते हैं। तो एक तरीका होता है व्यवहारिक, या इसको क्या बोल सकते हैं, व्यवहारात्मक। अब ये भी एक अनुकूलन का तरीका है। इस व्यवहार के हिसाब से भी जो है आपके जो बाकी जीव जंतु होते हैं वो भी अपना क्या करते हैं, अडेप्टेशन करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, जो है अनुकूलन करते हैं। अब कैसे करते हैं, जिसका एग्जांपल समझते हैं और चीज़ें देखते हैं। जैसे आप सभी जानते होंगे कि प्रवास एक तरीका होता है, जो पक्षी एक जगह से दूसरी जगह पे आते हैं। तो ये भी एक क्या कर रहे हैं, व्यवहार है उनका, कि वो क्या कर रहे हैं कि कई बार जो है ठंडी ज़्यादा पड़ती है, जब आपने एक हम पवन पढ़ाएंगे जब, तो आप बिलिजार्ड एक पवन होती है, एक बिलिजार्ड करके पवनें चलती हैं। तो ये बहुत ठंडी पवनें होती हैं, और जब ये पवनें आती हैं, साइबेरियन की ठंडी पवनें जब चलती हैं, बिलिजार्ड पवनें जब चलती हैं, तो वहाँ से जो क्या होता है, पक्षी जो होते हैं वो गर्म एरिया में शिफ्ट होते हैं, प्रवास करते हैं। तो हॉट एरिया से प्रवास क्या होगा, अगर जैसे हॉट से कोल्ड की तरफ और कोल्ड से हॉट की तरफ होता है, तो कई बार प्रवास होते हैं। तो ये भी एक क्या है, व्यवहार है। तो ये व्यवहार है। तो जो जीव जंतु हैं या पशु पक्षी हैं आपके, तो वो एक तरह से प्रवास करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सर्दी पड़ती है तो
जो है जो आपके उत्तराखंड है या हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में, जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो रहते हैं, वो नीचे के क्षेत्रों में आ जाते हैं। और फिर जैसे ही गर्मी पड़ती है तो आपके बकरवाल जो बकरी चराने जाते हैं वो ऊंचे क्षेत्रों में बकरी चराने जाते हैं। तो वहाँ पे जो आप मर्ग तरीके के जो है मर्ग जो है आपके घास के मैदान होते हैं, तो वहाँ पे उनको चारागाह में चराने ले जाते हैं बकरी वगैरह। तो बकरवाल, गद्दी, इस तरीके की जो जनजातियाँ हैं वो इस तरीके का यूज करते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरीके से व्यवहारिक, यानी कि आपका व्यवहारात्मक जो है अडेप्टेशन है, अनुकूलन है। इस तरीके से भी आप चीज़ें देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे इसको और कैसे समझ सकते हैं, तो इसको एक प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन। प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन का मतलब है कि संरचनात्मक जो है अनुकूलन कह सकते हैं इसको। संरचनात्मक या इस तरीके का जो अनुकूलन कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपना संरक्षण करता हुआ कोई भी अगर जीव जंतु है तो वो भी व्यवहार एक तरीके से दिखा रहा है। तो व्यवहार दिखाए या संरक्षण दिखाए, अपने आप का प्रोटेक्शन करे, प्रोटेक्टिव तरीके से अपने आप को अगर वो जो है व्यवहार कर रहा है, तो वो भी एक तरीके का क्या है, तो आपका व्यवहारात्मक जो है अनुकूलन है। अब कैसे? तो इसका एग्जाम्पल आप सभी जानते होंगे कि जैसे मरुस्थल होते हैं, तो मरुस्थल में आप सभी जानते होंगे कि मरुस्थल में सांप वगैरह जो रहते हैं, इन क्षेत्रों में जो सांप होते हैं वो दिन में बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि धूप बहुत पड़ती है तो जो सतह होती है वो गर्म हो जाती है। इसकी वजह से सांप जो होते हैं वो नहीं निकलते हैं दिन में, और ये रात में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये रात में जो निकलते हैं, रात में निकलते हैं, तो दो तरीके से आप इसको समझिए। तो एक तरीके से रात में निकल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक रात में निकल रहे हैं यानी कि अपने आप को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, धूप से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन हो गया। संरचनात्मक इसको अनुकूलन बोल सकते हैं, संरचनात्मक अनुकूलन। अब ये देखिएगा, संरचनात्मक अनुकूलन हुआ तो इस किस तरीके के, रात दिन में निकलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, शरीर जल जाएगा, ठीक है, नहीं चल पाएंगे आगे तक। तो रात में निकलते हैं, ठंडा हो जाता है, सतह ठंडी होने की वजह से वो कहीं भी जा सकते हैं, आसपास अपना शिकार कर सकते हैं। अब व्यवहार भी है उनका, तो व्यवहार क्या है कि दिन में नहीं निकलना है, रात में निकलना है, जो कि दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ रहे हैं कि अडेप्टेशन यानी अनुकूलन की प्रक्रिया भी व्यवहारात्मक होती है। अब हम अगर तीसरा टाइप समझें इसमें, तो तीसरा अगर आप अनुकूलन को समझेंगे तो एक शारीरिक रूप भी होता है। तो शारीरिक अनुकूलन भी होता है, एक शारीरिक रूप से भी अनुकूलन देखने को मिलता है। अब ये किस तरीके से होता है, तो इसको इंग्लिश में अगर बात करें, शारीरिक का मतलब होता है फिजियोलॉजिकल। तो क्या होता है कि शरीर के जो आंतरिक अंग होते हैं उनसे संबंधित अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, उनसे संबंधित कोई भी बदलाव हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शारीरिक अनुकूलन बोलते हैं। जैसे मैं इसको लिखता हूँ तो मैं आपको बता दूं कि जो शरीर के आंतरिक अंगों से संबंधित होते हैं ये। अब शरीर के आंतरिक अंगों से संबंधित है, तो ये किस तरीके से, कि मान लो कि शरीर के आंतरिक अंगों का क्या मतलब हुआ कि उनमें कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो आपकी शारीरिक जो है अनुकूलन कहलाता है। जैसे आप सभी जानते हैं कि जो है बॉडी, अगर जैसे आप कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड के बारे में पढ़ेंगे तो उनके बारे में जानेंगे कि वो शरीर को किस तरीके से चेंज में अपने जो है शरीर के अंदर लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। तो शरीर के अंदर जो चेंजेस ला रहे हैं वो क्या है, एक तरह से शारीरिक अनुकूलन कहलाता है। अगर इसका एग्जाम्पल समझें, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि शारीरिक अनुकूलन किस तरीके से जो है जीव जंतु करते हैं, तो आपने एक कंगारू चूहा सुना होगा। तो कंगारू चूहे के बारे में आपने एक कहावत सुनी होगी, या आप कई बार क्वेश्चन में भी आया हुआ है कि जो उसकी किडनी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, तो वो काफ़ी दिनों तक जो है जो बिना पानी पिए रह सकता है। तो वो उसका शारीरिक जो है अनुकूलन है कि वो अपने शरीर को उसने इस तरीके से बनाया हुआ है, उसमें चेंजेस इस तरीके से लाए हैं कि वो काफ़ी दिनों तक, साल भर तक, कई सालों तक जो है बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। तो एक तरीके से ये एक एग्जाम्पल हो जाता है। आप मच्छरों के बारे में भी सुनते होंगे कि वो भी एक तरीके से इनके उदाहरण होते हैं। तो मच्छर जो होते हैं
वो भी इस तरीके का उदाहरण होते हैं कि उसमें जो है खून जमा करने, यानी कि जो आपका खून पीते हैं उनमें जमा करने की एक कैपेबिलिटी होती है। तो वो मच्छर भी आपके अपने शरीर के अंदर जो है बदलाव लाते हैं, वो भी अनुकूलित करते हैं अपने आप को। और कंगारू चूहा, इस तरीके के एग्जाम्पल आपको कुछ देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरीके हो जाते हैं अनुकूलन के, जो जिस एरिया में जहाँ पर्यावरण जैसा है वहाँ के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित करते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आगे बात करें इसमें आपको आगे कि अनुकूलन की विधि अगर समझें आप, तो वो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अनुकूलन की विधि। ये अनुकूलन मैं अभी इसलिए ख़त्म करता हूँ कि ये फिर आपके लिए और आसान चीज़ें हो जाएंगी जानना, कि इसके ज़रिए आप काफ़ी चीज़ें और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अनुकूलन की विधि क्या क्या होंगी? जैसे अनुकूलन कोई पक्षी जो है कर रहा है, तो एक तरीक़े से प्रवास हो सकता है। पक्षी हो, जीव जंतु हो, कोई भी हो, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो एक तरीका ये भी होता है अनुकूलन करने का, अपने आप को संतुलित करने का। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, अगर वो कई रीज़न हो सकते हैं, खाने की वजह से हो सकता है, जलवायु के कारण हो सकता है, तो कई तरीके होते हैं। तो एक प्रवास होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रवास किस तरीके से है तो मैं बात कर लेता हूँ कि प्रवास अगर जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो वो स्थानांतरण हो रहा है, तो वो भी क्या है, आपका प्रवास है। तो वो एक अनुकूलन की जो विधि है। तो इसको मैं लिखता हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरण। तो ये जो क्या है स्थानांतरण हो रहा है, ये क्या है, प्रवास है। और ये क्या है, एक तरीका है अनुकूलन का। तो ये अनुकूलन की एक विधि हो जाती है। अब ये स्थानांतरण जो है दो कारणों से हो सकता है, कई कारणों से हो सकता है। तो दो कारण मेनली होते हैं कि या तो जलवायु कारण बनता है, तो जलवायु के कारण ऐसा हो सकता है, या अगर जीव जंतु पक्षी हैं तो भोजन के लिए भी ये जो है प्रवास कर सकते हैं। तो भोजन के लिए प्रवास किया जा सकता है। तो ये एक प्रवास जो विधि हो गई है। अब दूसरा अगर विधि की बात करें, दूसरा आपका जो है अनुकूलन की कोई विधि होगी, तो एक तरीका होता है जिसको छद्म आवरण बोलते हैं। छद्म आवरण, छुपा हुआ तरीका जो होता है, इसको कैमोफ्लेज बोलते हैं इंग्लिश में। तो मैं आपको अगर बताऊं कि छद्म आवरण, तो छद्म आवरण इसको बोलते हैं। छद्म आवरण जो झूठा एक तरीके से आवरण छुपा होता है। जैसे आप सभी सुनते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो गिरगिट क्या करता है कि गिरगिट जो है रंग बदलने में माहिर होता है, लेकिन वो बेसिकली उसका रंग नहीं है, लेकिन वो जिस तरीके की चीज़ें में जाता है वो उस तरीके का जो है दिखने लगता है। तो वही उसका छद्म आवरण है। तो उस पर रिफ्लेक्शन उस तरीके का हो जाता है। तो गिरगिट क्या है, एक तरीके का इसका उदाहरण हो जाता है। तो एक गिरगिट है कि छद्म आवरण। तो छद्म आवरण आप समझ रहे हैं कि तो उस तरीके का छद्म आवरण दिख रहा है, वैसा है नहीं लेकिन वैसा दिख रहा है। तो वो चीज़ें जैसे तितली, इसके उदाहरण होते हैं। तो ये भी एक तरीका है, तितली भी है, गिरगिट भी है। कहीं आप देखें तो सांप भी होते हैं, जैसे पानी वाला सांप बोलते हैं, या जो है आपका ग्रीन करल का जो सांप होता है, सांप जो है पेड़ों पे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सांप है कि नहीं है। तो वो सांप जो है अपने आप को छद्म आवरण से कर रहे हैं, अनुकूलित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अनुकूलित कर रहे हैं। तो ये एक तरीका ये भी हो सकता है। इसको अगर इंग्लिश लिखना चाहें तो आपको कैमियोफ्लेज बोलते हैं। तो कैमियोफ्लेज बोलते हैं इसको, तो कैमियोफ्लेज बोलते हैं। ये आप चाहें तो लिख सकते हैं। छद्म आवरण, गिरगिट, तितली, सांप, तेंदुआ भी एक तरह से होता है। जैसे आप इधर देखेंगे कि आप उत्तराखंड में, तो आप ठंडे प्रदेशों में तो आपको तेंदुए का जो है अलग कलर देखने को मिलता है। तो आप सभी जानते हैं कि ये एक छद्म आवरण तरीका है, जिसमें ये विधि है अनुकूलन की। जिस तरीके से लोग जो है जीव जंतु हैं अपने आप को अनुकूलित करते हैं, उस तरीके का ढालते हैं अपने आप को, तो उस इन्वायरमेंट में ढालते हैं। तीसरा तरीका अगर बात करें, जो तीसरा अगर विधि हो सकती है तो कौन सी हो सकती है? तो एक आपने सुना होगा निष्क्रियता शब्द। तो निष्क्रियता, या कहीं पे इस तरीके से निष्क्रियता, ये भी चलता है। तो निष्क्रियता, तो इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हाइबरनेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको हाइबरनेशन बोलते हैं। अब ये क्या चीज़ है? निष्क्रियता क्या है, हाइबरनेशन क्या है?
तो ये एक तरीका है जिससे क्या होता है कि वहाँ के, जैसे इसमें दो तरीके होते हैं, मैं आपको बता दूं पहले कि इसमें दो तरीके के आपको जीव जंतु देखने को मिलते हैं, दो तरीके के प्राणी देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं वार्म ब्लडेड, तो वार्म ब्लडेड होते हैं, और एक होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड। तो एक ये अनुकूलन के तरीके हैं और उसके बीच भाग हैं दो। अब जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो जो तापमान है शरीर का, जो भी है चेंजेस ला रहे हैं शरीर में, वो वातावरण के हिसाब से लाते हैं। और जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो तापमान का जो है, शरीर का जो तापमान होता है वो उनका इन्वायरमेंट के हिसाब से निर्भर नहीं करता, वो समान रहता है। तो अगर जैसे हम लोग हैं, जैसे व्यक्ति है, मानव है, तो वो क्या होता है, वो वार्म ब्लडेड होता है, यानी कि इसको जो है आपको क्या बोलेंगे, इसको ग्रीष्म करके जो बोलेंगे, तो इसको समतापी बोलते हैं बेसिकली। इसको 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 ग्रीष्म निष्क्रियता भी कह देते हैं। तो ये जो है, जैसे इसमें उदाहरण की बात करें, जैसे इसमें मानव आता है, यानी कि मनुष्य आ रहा है, इसमें आपको और भी बाकी देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप कछुआ जानते हैं, तो कछुए जो होते हैं वो भी आपके इसमें आते हैं। अगर मगरमच्छ की बात करें तो वो भी आपका इसमें आता है। तो कुछ इस तरीके के जीव जंतु जो होते हैं वो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अब इसका क्या विशेषता है, तो हाइबरनेशन का मतलब है, निष्क्रियता का मतलब है कि जो आपका जो है किस मौसम में, किस तरीके की चीज़ों में जो है, किस तरीके की जो ऋतु है उसमें वो निष्क्रिय हो जाते हैं और किस तरीके से अपने आप को जो है इनएक्टिव कर लेते हैं, वो चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती है। तो जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने टेम्परेचर को चेंज करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जैसे अगर इसकी बात कर लें पहले कि कोल्ड ब्लडेड की बात करें तो इसको शीत निष्क्रिय बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, शीत निष्क्रिय बोलते हैं। तो शीत निष्क्रिय होते हैं या शीत निष्क्रियता बोलते हैं इसको। अभी इनका क्या होता है, इनका टेम्परेचर जो होता है, सामान्यतः इनका तापमान क्या होता है, तो इनका टेम्परेचर जो है वातावरण के अनुसार बदलता है, वातावरण के अनुसार बदलता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो वातावरण के समान रह रहा है, वातावरण के अनुसार बदल रहा है, यानी कि अगर गर्म हो रहा है तो गर्म शरीर का, ठंडा हो रहा है तो ठंडा शरीर। तो इसलिए वो जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनको असमतापी बोला जाता है। इनका तापमान समान नहीं रहेगा, इनका तापमान जो है वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। तो इनमें कुछ एग्जाम्पल आते हैं, वो आप समझ जाएंगे तो उससे आप चीज़ें और आसान हो जाएगी। इसमें जैसे मेंढक होता है, तो आपने देखा होगा कि वर्षा हो रही है तो बाहर आ जाते हैं और जब धूप पड़ती है तो वो अंदर चले जाते हैं। तो इस तरीके से जैसे घोंघा होते हैं, तो घोंघा होते हैं वो भी इस तरीके की एक्टिविटी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पोलर बियर, तो पोलर बियर भी जो होते हैं, ध्रुवी भालू जो होते हैं, वो भी आपके इस तरीके के जो है एक्टिविटी, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रोडेंट की बात करें या भालू या आपका जो है बाकी बात करें, जैसे चमगादड़ है आपका, चमगादड़, तो चमगादड़ जो भी होता है वो भी आपका जो है कोल्ड ब्लडेड होते हैं। यानी इसके शरीर का जो तापमान होगा, इनके शरीर का जो कोल्ड ब्लडेड जो जीव जंतु होंगे उनके शरीर का तापमान क्या होगा कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे अगर गर्म हो रहा है तो इनका शरीर गर्म हो जाएगा, ठंडा हो रहा है तो इनका शरीर ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके के होते हैं। लेकिन अगर वार्म ब्लडेड की बात करें, जैसे मनुष्य है, मगरमच्छ है या कछुए हैं, बाकी जीव जंतु भी हैं, जितने भी जंतुधारी हैं, तो वो भी क्या वो होते हैं, वो समतापी होते हैं। पहली बात यहाँ लिख लीजिए आप, समतापी। और ये कैसे हैं, ये हैं असमतापी। तो ये हैं असमतापी, असमतापी, ठीक है। अब ये हैं असमतापी और ये हैं समतापी। इनका मतलब क्या हुआ, चाहे गर्मी पड़े, चाहे सर्दी पड़े, चाहे वर्षा हो, कुछ भी हो, इनका जो है तापमान है वो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है, यानी कि समान रहता है। यानी का टेम्परेचर जो है जो समान रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इनका समान रहता है यानी इनके शरीर का टेम्परेचर समान रहता है, तो इनको समतापी बोलते हैं। अब
क्या है कि जैसे पर्यावरण का जो टेम्परेचर बदलेगा, जो वातावरण का टेम्परेचर बदलेगा, तो इनके टेम्परेचर भी बदल जाते हैं, सॉरी इनके नहीं बदलते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा मानव जो होता है सर्दी के टाइम पे स्वेटर पहनता है, गर्मी के टाइम पे पतले पतले कपड़े पहनता है, जितने भी हल्के कपड़े हो सकते हैं वो पहनता है। तो ये टेम्परेचर, इसका जो बॉडी का टेम्परेचर होता है इन जो जीव जंतुओं का, तो वो वातावरण पर डिपेंड नहीं करता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, समतापी बोलते हैं। इनका तापमान समान रहेगा, लेकिन इन्वायरमेंट का तापमान कुछ भी हो, इनका शरीर का तापमान 12 महीने जो है सेम ही रहता है। इसीलिए, और इसीलिए क्या होता है कि इनकी विशेषता एक होती है, जो वार्म ब्लडेड होते हैं, कि अधिक खाना खाते हैं। जो भी जितने भी जीव जंतु वार्म ब्लडेड होंगे वो अधिक भोजन करते हैं। क्या करते हैं? अधिक भोजन करते हैं। और ये वाले जो हैं वो कम भोजन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये कम भोजन करते हैं। ये इनकी एक और विशेषता है। तो इस तरीके की जो आपकी निष्क्रियता या हाइबरनेशन है, तो ये जीव जो हैं, ये जो जीव हैं आपके दोनों तरीके के, वो आपके क्या हैं, वो भी एक अनुकूलन की प्रक्रिया बता रहे हैं, अनुकूलन की विधि आपको बता रहे हैं। यहाँ तक मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब लास्ट चीज़ हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे चीज़ें और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इसमें और क्या क्या जानना है आपको, जैसे इसमें एक और विधि जान लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जैसे आपका चौथी अगर विधि की बात करें, तो इसमें एक मिमिक्री होती है जिसको हम अनुसरण बोलते हैं। अनुसरण, या आपने सुना होगा मिमिक्री, यानी किसी की आवाज़ निकालना उसी की जैसी। तो उसी की जैसी हम आवाज़ जब निकालते हैं तो उसको अनुकरण बोलते हैं, जो है अनुसरण बोलते हैं। तो उस तरीके की बात होती है। तो ये भी एक विधि होती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि बिल्ली कई बार जो बात करती है, जो है उस बच्चे की तरह रोती है, या कोयल का आवाज़ सुनी होगी आपने, या कई तरीके के जो हैं जीव जंतु हैं, तो वो उस तरीके के जो है निकाल लेते हैं आवाज़। तो वो एक तरीके से मिमिक्री करते हैं, एक तरीके से अनुसरण करते हैं किसी भी चीज़ का। तो वो भी एक अनुकूलन का एक तरीका है, एक अनुकूलन की विधि हो जाती है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, और हमने जैसे अपना बायोस्फीयर समझा था, ऐसे ही बायोस्फीयर तो आप समझ ही गए हैं जैसे मैंने बात की थी। अब हम बायोम को भी समझ लेते हैं। तो बायोम को समझ लेते हैं, बायोम क्या होता है, बायोम क्या होता है, ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आगे ये जो हैं चीज़ें आती रहेंगी। तो बायोम क्या है, जैसे बायोस्फीयर एक बड़ा क्षेत्र हो गया, उसके अंदर जो होते हैं वो कई सारे बायोम हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है, ये आपका जैव मंडल है, जिसके बारे में बात कर रहे थे। बायोस्फीयर है, ये जैव मंडल है। तो इसी में आपको जैसे कई सारे बायोम देखने को मिल जाएंगे। कई सारे हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो वो सारे क्या हैं, बायोम्स हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो ये आपका क्या है, ये आपका जैव मंडल है, सॉरी क्या है, ये जैव मंडल है। और इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे क्या होंगे, छोटे छोटे बायोम होते हैं। अब ये बायोम क्या है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। बायोम क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। ये बायोम क्या है, मैं बात बताता हूँ कि जैसे क्या होता है कि ये निश्चित जलवायु क्षेत्र होते हैं। पहली बात है आपको ध्यान रखनी है कि इनका कोई एक फिक्स एरिया होगा। ये निश्चित जलवायु क्षेत्र होंगे। क्या होगा इनका, निश्चित जलवायु क्या होगा, क्षेत्र होगा। अब इनका निर्धारण कैसे होगा, कैसे जैसे पता चलेगा। पहली बात तो हमने समझी कि ये जैव मंडल के ही अंदर छोटे छोटे भाग होते हैं, छोटे छोटे भाग होते हैं जैव मंडल के। दूसरी बात हमने समझी कि इनका जो होता है निश्चित जलवायुविक क्षेत्र होता है। तो निश्चित क्या होता है, इसको इस तरीके से लिखिए आप कि निश्चित जलवायुविक क्षेत्र होता है, यानी कि निश्चित एरिया होगा जलवायु का। तो वो किस तरीके से होगा, अब इसका निर्धारण कैसे होगा। तो जो वनस्पति होंगी, यानी वहाँ के जो वन होंगे, उनकी जो विशेषताएं होंगी, उसके आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि वो बायोम कितना बड़ा है। समझ रहे हो, वो बायोम किसके आधार पर होगा, तो वहाँ की वनस्पति के आधार पर होता है। और उसके अलावा जो बायोम होगा उसमें वही जीव जो है वास करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये एक आपका बायोम है, इसमें क्या होगा कि उसी तरीके के आपको वन मिलेंगे, यानी कुछ एक विशेष प्रकार के वन मिलेंगे आपको। जैसे उष्णकटिबंधीय वन होते हैं या शीतोष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन या पर्णपाती वन, तो वहाँ पर उसी तरीके के वन आपको मिलेंगे। फिर वहीं पे आपको वैसे ही जीव जंतु देखने को मिलते हैं, वैसे ही जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे।
तो वैसे ही जीव जंतु आपको देखने को मिलते हैं। तो समान अनुकूलन वाले जीव निवास करेंगे और समान तरीके की वनस्पति, उसमें एक विशेष प्रकार की जिसमें विशेषता होंगी, वो वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। तो दो तरीके की चीज़ें और हों तो आप समझिएगा कि वो बायोम है। जैसे एक निश्चित जलवायु क्षेत्र हो गया। अब इसका निर्धारण कैसे होगा? निर्धारण की बात करें, इसके निर्धारण की बात करें तो इसका निर्धारण की बात करें तो निर्धारण किन आधार पे हो सकता है? तो पहली बात तो इसमें जो है वनस्पति की विशिष्टता के आधार पे होगा। ठीक है, तो मैं आपको लिखता हूँ किस पे होगा। तो पहला होगा वनस्पति की विशिष्टता के आधार पर। पहली बात ये हो जाती है कि वनस्पति किसी क्षेत्र में किस तरीके की वनस्पति है, वन है, उसी के बेस पे हम क्या डिसाइड करते हैं कि वो बायोम कितना बड़ा है, क्या है। तो एक निश्चित जलवायु क्षेत्र कब होगा? जब वहाँ पे एक विशेष प्रकार की, एक ही तरीके की, लगभग जो है एक ही प्रकृति की, एक ही विशेषताओं वाली जो है आपको वनस्पति देखने को मिलेंगे, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा उस जो वनस्पति है, वो जो जंगल है, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें समान अनुकूलन वाली क्या है, जीव निवास करेंगे। तो उसी के यानी कि उस क्षेत्र में रहने लायक जो जीव जंतु होंगे वो वहाँ पे निवास करेंगे। तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें समान अनुकूलन वाले क्या होंगे, वाले जीव निवास करेंगे। अब ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि जैसे अगर एग्जाम्पल में ले लें कि आपका जो है सदाबहार वन है या जो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, इसको इस तरीके से इस नाम से भी जानते हैं। जैसे मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, उष्णकटिबंधीय वन। अब इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ जिनके बारे में हमने बात की थी, सब तरीके की विशेषताएं सेम तरीके की होती हैं कि इनके अलग अलग जो है पत्तियां गिरती हैं, लेकिन ये हरे भरे देखेंगे आपको। छोटे छोटे भी होंगे, बड़े होंगे, कई स्तरों में देखने को मिलते हैं। तो कई स्तरों में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ इतने सघन वन और कठोर होने की वजह से क्या होता है कि आपको छोटे छोटे जीव देखने को मिलते हैं। इसमें जीव क्या होंगे, छोटे कद के होते हैं। तो छोटे हैं और वनस्पतियाँ एक समान तरीके की हैं। तो इसी वजह से क्या है, इसी वजह से वहाँ पे जो है एक बायोम का एक निर्माण होता है। तो बायोम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, वो बायोम पर डिपेंड करता है। वो इस निश्चित जलवायु क्षेत्र पर डिपेंड करता है कि वहाँ की जलवायु कैसी है और फिर वहाँ पे वनस्पति की विशेषताएँ कैसी हैं। इसके अलावा वहाँ पे जीव जो हैं वो वनस्पति या उस जलवायु के हिसाब से वहाँ पे रहते हों। तो वो सारे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, उसको बायोम बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, ये तीनों चीज़ें कंडीशन आप समझिए कि निश्चित जलवायु क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, आपका बायोम बोलते हैं। और जैव मंडल में कई सारे बायोम हो सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम जो अपना कुछ दूसरा जो एक टर्म है, जो दूसरी एक शब्द है, उसको जानते हैं कि पारतंत्र क्या होता है। पारतंत्र को समझ लेते हैं, यानी इकोसिस्टम क्या है इसको समझते हैं। जैसे हम समझते हैं कि हम आज जो पढ़ रहे हैं वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है। तो इन्वायरमेंट में ही इकोसिस्टम और बाकी शब्द जो आते हैं वो सारे इसी से बनते हैं। तो इकोसिस्टम आपका पूरा समझना आपको ज़रूरी है। तो इकोसिस्टम है क्या, पारतंत्र है क्या, वो आपको जानना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पर्यावरण के जो आसपास जैविक और अजैविक घटक होते हैं उनका समूह क्या होता है, तो उसी को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इकोसिस्टम क्या है, पारतंत्र क्या है, कि जो पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो वो पर्यावरण है। और उसी को जो एक इकोसिस्टम बना, जो क्षेत्र, जो क्या कहते हैं, जो एक कंडीशन बनी, वो क्या बोल रही है आपको, इकोसिस्टम बोल रहे हैं। यानी कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों का जो समूह होगा वो क्या होगा, वो इकोसिस्टम होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों का समूह। अब अजैविक आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मृदा, वायु, जल,
ये सारे क्या हैं, अजैविक हैं। जो भी आपके बाकी खनिज हो गए वो सब। तो इसके अलावा जैविक आप सभी जानते हैं, जो आपके जो हैं जीव जंतु हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो सारे क्या हैं, वो अपघटक जो होते हैं, तो वो जैविक हैं। जिनमें जीवन है वो जैविक है। तो उन सब का समूह क्या कहलाता है, वो एक जगह पे भी हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि इकोसिस्टम एक बूंद के बराबर भी हो सकता है, एक बूंद के बराबर भी हो सकता है, और एक समुद्र के बराबर भी हो सकता है। तो एक समुद्र भी आपका क्या हो सकता है, इकोसिस्टम हो सकता है, और एक बूंद भी, पानी की बूंद जो होती है वो भी एक इकोसिस्टम हो सकती है। तो छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। तो ये आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है कि परतंत्र है क्या, इकोसिस्टम है क्या। अब इसमें ही इकोसिस्टम में दो चीज़ें, मैं एक और टर्म आपको बता दूं, जो हमारी आज शब्दों की जो चीज़ें चल रही हैं, शब्द समझना, उनमें ही अगला है आपका संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र, तो ये समझ लीजिए कि क्या है संक्रमण क्षेत्र, क्या होता है। तो इसको हम इंग्लिश में अगर बात करें तो आप आसानी से समझ जाएंगे, इकोटोन बोलते हैं इसको इकोटोन बोलते हैं। अब इकोटोन आप सभी जानते हैं, और नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ। संक्रमण से भी आप समझ सकते हैं क्या है, कि जैसे कि दो बायोम हैं, जैसे हमने एक बायोम ये ले लेते हैं और एक बायोम और ले लेते हैं। तो दो बायोम के जो बीच का क्षेत्र होता है, दोनों बायोम के मिलने का जो जगह होती है, उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उसी को इकोटोन बोलते हैं, इसी को संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मरुस्थल है और ये क्या है, आपका वन है। तो इन दोनों मरुस्थल और वन, ये दोनों जहाँ पे मिल रहे होंगे, वही क्षेत्र आपका क्या होगा, तो वही क्षेत्र क्या होगा, आपका इकोटोन होगा। यहाँ पे क्या होगा, इस क्षेत्र में आपको दोनों जगह की, यानी मरुस्थल की विशेषताएं भी देखने को मिलेंगी और वन की विशेषताएं भी देखने को मिलेंगी। यानी कि इसकी भी विशेषताएं देखने को मिलेंगी और इसकी भी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो विविधता होगी वो इन दोनों क्षेत्रों से एक तरह से ज़्यादा भी हो सकती है, तो अधिक हो जाती है। तो ये क्षेत्र क्या है कि इसमें जो है विविधता अधिक हो जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब, जैसे एक लिखता हूँ शब्द, आप लिखिएगा कि जब इसकी क्या हो, जब इसकी विविधता हो अधिक, जब इसकी विविधता अधिक हो, तो अधिक होगी तो क्या बोलेंगे उसको, तो उसको बोलते हैं एज इफेक्ट, यानी कोर प्रभाव बोलते हैं। यानी इसको ऐसे करके लिखिएगा कि एज इफेक्ट बोलते हैं इसको, या इसको कोर प्रभाव हिंदी में बोलते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो दोनों के किनारे मिले, उनमें जो जो विशेषताएं दोनों की देखी गई, उनसे क्या हुआ, विविधता बढ़ी। विविधता क्या है कि जो है अलग अलग प्रजातियां जब को पाए, जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं उसी को हम विविधता बोलते हैं। और जब अलग अलग प्रजातियां एक जगह पे पाई जा रही हैं और अधिक संख्या में पाई जा रही हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एज इफेक्ट बोलते हैं। क्योंकि वो दोनों की प्रजातियों का मिल के समूह होता है। कई बार प्रकार, कई इस इकोटोन में, यानी कि जो आपका संक्रमण क्षेत्र है, इसमें नई तरीके की प्रजातियां भी पैदा हो जाती हैं जो दोनों क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। यानी यहाँ पे इसकी वजह से और इसकी वजह से नई प्रकार की प्रजातियां भी बन जाती हैं। तो एक तरीके से वो भी एक देखने को मिलता है, तो विविधता भी अधिक हो जाती है। और जब इसमें विविधता अधिक हो जाती है तो इसी को क्या बोलते हैं, तो एज इफेक्ट बोलते हैं, यानी कोर प्रभाव बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं एक और डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको, बताऊँ तो जैसे मान लेते हैं कि ये आपका पानी का क्षेत्र और ये आपकी मृदा है। जैसे ये मान लेते हैं क्षेत्र है जहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये आपका ठीक है, और ये स्थल है पूरा, यहाँ तक लैंड है। अब ये आपका पानी का क्षेत्र है, ये आपका जो है मान लेते हैं झील है या समुद्र का एरिया है। तो अब देखिएगा कि यहाँ पे ये आपका स्थल हो गया और ये आपका पानी का हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होगा, ना तो ज़्यादा पानी हो और ज़्यादा ना तो स्थल हो, तो दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो आपका क्या होगा, पहली बात तो वो इकोटोन होगा। पहली बात, जहाँ पे स्थल और जल दोनों मिल रहे हैं वही आपका इकोटोन होगा। जैसे आपने आर्द्र भूमियाँ सुनी होंगी, जो वेटलैंड होती हैं, तो वेटलैंड में क्या होता है कि स्थल और जल थोड़ी मात्रा में पानी भरा होता है, तो वही क्षेत्र क्या होते हैं, आर्द्र भूमियाँ होती हैं। उनके बारे में बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। तो इन पे जो यहाँ पे अब प्रजाति पाई जाएंगी, इस क्षेत्र में जो प्रजातियाँ मिलेंगी वही आपकी वहाँ पे जो प्रजातियाँ मिलेंगी, तो एक तो वो इफेक्ट देख लिया हमने, एज इफेक्ट, कोर प्रभाव। अब यहाँ पे जो प्रजाति पाई जाएंगी उसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो एज स्पीसीज बोलेंगे। जैसे एज इफेक्ट बोल रहे हैं, प्रभाव बोल रहे हैं, ऐसे ही कोर प्रजाति बोलते हैं इसको।
तो क्या बोलते हैं यहाँ पे जो प्रजाति पाई जाएंगी, तो कोर प्रजाति बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि कोर प्रजाति, या इसको इंग्लिश में लिखें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, तो एज स्पीसीज बोलते हैं। तो एज स्पीसीज बोलेंगे तो ये आपकी कोर प्रजाति होगी। तो इस तरीके से आप इकोटोन शब्द समझ सकते हैं कि जहाँ पे दो क्षेत्र मिल रहे हैं वो क्षेत्र आपका कौन सा है, तो वो संक्रमण क्षेत्र यानी इकोटोन कहलाता है। तो इस तरीके से आज जो इम्पोर्टेंट शब्द हो सकते हैं वो हम समझ लिए। अब कल से हम फिर से अपना इकोसिस्टम यानी पारतंत्र को अच्छे से समझेंगे और यहीं से हम अपनी बात शुरू करने वाले हैं कि क्या होता है इकोसिस्टम, उसमें फिर क्या क्या घटक होते हैं, वो किस तरीके से काम करता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, ट्रांसफ़र कैसे होती है, उत्पादक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कल से समझने वाले हैं। जिनके बारे में हमने बात करी थी, जैसे जैविक अजैविक घटक क्या हैं, तो उन सब के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। कल से हमारी जो है बढ़िया से हमारा एनवायरनमेंट का सिलेबस शुरू होगा। आज जो हमने समझा वो हमने इनके शब्द समझे, कुछ अनुकूलन, कुछ इस तरीके की प्रोसेस समझ ली पूरी, तो इससे क्या है आपको चीज़ें आगे समझने में आसानी होगी। और आज की जो क्लास है हमारी जो है बेसिक थी, जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो पूरा हो चुका है। तो चलिए अब इसी के साथ हम कल मिलेंगे आपसे और कल देखेंगे अपना दूसरा पार्ट, एनवायरनमेंट का जो दूसरा पार्ट होगा वो समझेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं और आप इस चैनल से बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी नोटिफिकेशन मिलता रहे जो आगे क्लास होने वाली हैं। और इसके साथ ही आप ज्योग्राफी जो कर रहे हैं वो भी करते रहिए। 1-2 क्लास के बाद वहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, आपको बढ़िया से अच्छे से कराई जाएगी, विद डायग्राम कराई जाएगी और वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। तो इस तरीके से हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। उससे क्या है, PDF आपको मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और कई सारी आपकी क्वेरीज़ होती हैं वो आपको मिलेगी। इसके साथ ही वहाँ पे जो है क्वेश्चन भी डाले जाते हैं तो वो आपको मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।